प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर अपना भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमी एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। और हमने पढ़ा है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि की क्या समस्याएं हैं या भारतीय कृषि के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए क्या उपाय हैं या हम क्या सुझाव दे सकते हैं। भारतीय कृषि के विकास में जो बाधाएं हैं उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इस बात का अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम सुझाव दे सकते हैं कि जो भूमि की व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए, यानी कि जो साहूकार जो ज़मींदार हैं, भूमि का बंटवारा जो ठीक प्रकार से नहीं है। अधिकांश किसान जो भूमिहीन कृषक हैं या सीमांत कृषक हैं, भूमि की जो स्वामित्व का जो हस्तांतरण है वो ठीक ढंग से हो, यानी कि जो किसान जिस खेत पर काम कर रहा है उसका हक उस किसान को यदि मिल जाए तो कृषि का विकास तेजी से हो सकता है, किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। जो भूमिहीन कृषक हैं वो खेतीबाड़ी तो मेहनत खुद करते हैं, लेकिन उसके उपज का अधिकांश हिस्सा जो है भूमि का जो मालिक हैं उसके हिस्से में चला जाता है और उस किसान को पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। तो हम ये सुझाव दे सकते हैं कि जो भूमि व्यवस्था है, विशेषकर जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, वो गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें और सुधार किए जाए। दूसरा सुझाव दे सकते हैं अपन सामूहिक एवं सहकारी कृषि। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको यदि हम बढ़ावा देंगे तो जो छोटे छोटे किसान हैं, या हम जैसे कह सकते हैं जिनके पास में भूमि की मात्रा बहुत कम है, उनको यदि कई किसान मिलकर के और खेती बाड़ी करते हैं तो वो ट्रैक्टर का, कृषि यंत्रों का, या हम कह सकते हैं कि कृषि के जो आधुनिक तरीके हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, या मिलजुल करके सामूहिक रूप से जो खेती बाड़ी की जाएगी उससे सभी किसानों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो हम ये सुझाव दे सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, या सामूहिक जो कृषि है उसको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं कि जो किसानों को ऋण की समस्या थी या अधिक ब्याज दर देना पड़ता था, तो इसकी समस्या समाधान के लिए हम कह सकते हैं कि संस्थागत शाख का विकास किया जाए, उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा किया जाए, इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस है वो किसानों को दी जाए। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की जो बैंक हैं, जिनमें कॉमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, या सहकारी बैंक हैं, या ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, इनके माध्यम से किसानों को सस्ती दर पर अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाए जाएं। यानी कि भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के बाद इस ओर प्रयास किया गया है, और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीय हुआ, उसके बाद 1980 में हमने बैंकों का राष्ट्रीय किया, और उसके बाद 1975 में हमने आरआरबीज की स्थापना की। और ये सारी बैंकें जो अधिकांश ब्रांचेज हैं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली जा रही हैं, और सर्विस एरिया अप्रोच के तहत आज प्रत्येक गांव के किसी न किसी बैंक की शाखा से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास हुआ है, तो इस व्यवस्था में और सुधार किए जाएं, यानी कि किसानों को अधिक मात्रा में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि ऋण का जो ब्याज है उससे उनको राहत मिल सके और साहूकार महाजन के चंगुल से किसान बच सकें, और ऋण के बोझ में जो ऋण जो ग्रस्तता है किसानों की उससे उबार सके। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन कि हमने पढ़ा था कि किस भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ है, यानी कि
बरसात होती है तो फसल ठीक ढंग से होती है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, विकास किया जाए। बड़ी-बड़ी जो नहरें हैं, जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बनाई गई और जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, वो शुरू किए गए हैं, बांध बनाए गए हैं, तो इनका और विकास किया जाए और गाँव के अंतर्गत नहरों के द्वारा या कुएँ के द्वारा या अन्य जो साधन हैं, उनके माध्यम से इरिगेशन की फैसिलिटी की जाए। जो फव्वारा सिंचाई योजना हैं, उसका विकास किया जाए या ऐसी फसलें उगाई जाएँ जिनमें कि पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार सूखे की स्थिति होती है या बरसात कम मात्रा में होती हैं, तो हम यदि ऐसी फसलें ज़्यादा बोएंगे जिसमें कि पानी की कम आवश्यकता है या बूंद-बूंद जो सिंचाई योजना है, उसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं या अन्य जो बूंद-बूंद सिंचाई योजना हैं, उनके माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई सुविधाओं का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपन, प्राकृतिक खादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। हालाँकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया है, उससे हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी भी है, लेकिन रासायनिक खादों का यदि हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं या एक ही खेत में बार-बार रासायनिक खादें प्रयोग करते हैं, तो भूमि के बंजर होने की संभावना बनी रहती है। तो उसको दूर करने के लिए जो प्राकृतिक खाद हैं, विशेषकर गोबर की जो खाद हैं या पत्तों की जो खाद हैं या केंचुओं की जो खाद है, यानी कि जो प्राकृतिक खाद हैं, उनका प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए और जिससे कि भूमि बंजर नहीं होगी, उपजाऊपन अधिक होगा और रासायनिक खादों के जो दुष्परिणाम हैं, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम ये सुझाव दे सकते हैं कि जो गोबर है या प्राकृतिक जो खाद है, उनके प्रयोग को किसानों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हम किसानों के लिए गोबर गैस प्लांट भी लगवा सकते हैं, जिससे कि उस गोबर का उपयोग उस रूप में हो सकता है और उनके लिए जो बिजली की जो कमी है, यानी कि गाँव में बिजली की कमी रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैकल्पिक सोर्सेज हैं ऊर्जा के, एक नया पॉइंट हम ये दे सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, उसका प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। सोलर प्लांट बड़े-बड़े जो किसान हैं, वो लगा सकते हैं और उसके माध्यम से वो इरिगेशन कर सकते हैं, कुएँ से पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं कि जो वैज्ञानिक जो कृषि यंत्र हैं, उसको अधिक प्रयोग किया जाए। यानी कि ऐसे आधुनिक तरीके अपनाएं जिनसे कि किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाएं और उनको आसानी से कम लागत में और किसान की जो फसल है वो ठीक हो सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक जो कृषि यंत्र हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि बीमारियों पर नियंत्रण किए जाए, यानी जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या अन्य जो दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव किया जाए, उनको किसानों को प्रेषित किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कई इस तरह की बीमारी लग जाती हैं जिससे कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जैसे विशेष करके जीरे की फसल के अंतर्गत या सरसों में चेपा या और दूसरी जो बीमारियां लगती हैं, रोग लगते हैं, उनका समाधान करने के लिए, उन बीमारी को रोकथाम करने के लिए आधुनिक जो तरीकों का विकास करके और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं या अन्य जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपन, अच्छे भंडार गृहों की व्यवस्था की जाए। अच्छे भंडार गृहों के अभाव में किसान की जब फसल पैदा होती है, उसके पास में उस फसल को रखने के लिए भंडार गृह पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण से किसान को मजबूरी में वो फसल जो है वो मंडियों में बेचनी पड़ती है, बाजार में बेचनी पड़ती हैं। और हम जानते हैं कि जिस समय फसल पैदा होती है, सामान्यतः उस समय बाजार में मूल्य बहुत कम होते हैं और किसानों को पर्याप्त मात्रा में मूल्य नहीं मिल पाता है। यदि किसान उसको भंडार गृहों में उसको कुछ समय के लिए रख देगा, तो कुछ समय के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद जब बाजार में भाव अच्छे आते हैं, तब उस माल को बेच सकता है। विशेषकर जैसे आलू है या और ऐसी फसल हैं जिनको कि शीत गृह की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज प्लांट की आवश्यकता है, तो उनका भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि किसानों को अपनी फसल वहाँ पर उन गोदामों में रख कर के और समय आने पर उसको बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो हम ये सुझाव दे सकते हैं
कि जो पर्याप्त मात्रा में जो भंडारगृह हैं उनका विकास सरकार को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च हैं, हालांकि हमारे देश में कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि महाविद्यालय भी हैं, उनमें रिसर्च और ट्रेनिंग की जाती है। तो इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाए। गांव-गांव में भारतीय जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से संबंधित जो एजुकेशन है वो दी जाए कि खाद का कैसे प्रयोग करना है, बीज का कैसे प्रयोग करना है, कब इरिगेशन करनी है, किस तरह से फसल करनी है, उनको डेमोस्ट्रेशन दे करके गाँव में और उस प्रकार से उन किसान को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए, जिससे कि फसल अच्छी पैदा हो सके और किसानों की आय बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि जो कृषि विपणन व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो सिस्टम है वो बड़ा डिफेक्टिव है। उसमें हम कह सकते हैं करप्शन भी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, मंडियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं, जो आड़ती हैं वो तोल में गड़बड़ी करते हैं, माप तोल में गड़बड़ी करते हैं, या अन्य को जो परेशानी हैं उन सारे सिस्टम को अपडेट किया जाए। और इसको सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो जो कृषि विपणन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे मंडियों का विकास करना है या आधुनिक जो संचार प्रणाली है जिससे कि किसान जो फसल के भाव हैं, कीमत है, उनका वो जानकारी करके और वहाँ पर बेच सके। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप की जाएँ, जिससे कि किसान अपना माल मंडियों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। हम जानते हैं कि कई गाँवों में तो पक्की सड़क ही नहीं है और विशेषकर बरसात के दिनों में तो इतना कीचड़ होता है, इतना पानी बढ़ जाता है कि किसान के आवागमन के जो साधन हैं वो भी काफ़ी अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परिवहन की सुविधाओं का भी विकास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य हैं वो समय पर जारी किए जाएं। और हालांकि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद भी की जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी किसानों की जो उपज है वो पूरी न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिले जिससे कि किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। वर्तमान में जो कृषि बिलों का विरोध हो रहा है उसमें यही है कि मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम जो सपोर्ट मूल्य है, उसको ऊपर माल बेचने की बात की जा रही है और मंडियों के अंतर्गत माल बेच सकता है, या हम कह सकते हैं कि किसानों को उसकी उपज का पर्याप्त मूल्य मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए या सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। किसान खेती बाड़ी के अलावा अन्य जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं विशेषकर उनका गाँव में विकास करना चाहिए। जैसे तिलहन है तो घानी उद्योग, तेल निकालने वाले जो कारखाने हैं, या पशुपालन व्यवसाय है, या डेयरी व्यवसाय है, या मुर्गी पालन है, या मछली पालन है, या अन्य जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उनका विकास गांव में होना चाहिए, जिससे कि किसानों को खेती के साथ साथ अन्य जो उद्योग धंधे उनमें भी रोजगार मिल सके, वहाँ से भी उनकी इनकम हो सके। और जब अन्य उद्योग धंधों से उनकी इनकम होगी तो उसका इनकम का या आय का अधिकांश हिस्सा वो कृषि के विकास में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे किस्म के खाद खरीद सकते हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कृषि यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि किसान के परिवार के अन्य जो सदस्य हैं उनको उन सहायक उद्योग धंधों के अंतर्गत भी रोजगार प्राप्त होगा, जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन फसल बीमा, क्योंकि समस्या हमने देखा था कि प्राकृतिक संकट आते हैं, किसान बहुत अच्छी मेहनत करता है, फसल भी बहुत अच्छी है, लेकिन अचानक पाला पड़ जाता है, शीतलहर चल जाती है, या भूकंप की स्थिति हो जाती है, या टिड्डी दल आ जाता है। ऐसे प्राकृतिक संकट आ जाते हैं जिनसे कि मानव के नियंत्रण नहीं है और किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो किसानों को फसल बीमा योजना ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सभी किसानों को सभी फसलों का बीमा होना चाहिए और उनका फसल का में यदि नुकसान होता है तो उनको मुआवजा भी
पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। समय पर उनको फसल का मुआवजा मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि के विकास में जो भी समस्याएं हैं या जो भी बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, जिससे कि किसानों की जो आय है, जैसा कि अभी वर्तमान सरकार में मोदी सरकार का ये टारगेट है कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। तो किसानों की आय दुगनी तभी होगी जब किसानों की जो एग्रीकल्चर संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका हम समाधान पर्याप्त मात्रा में कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।